हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के सेकंड पार्ट की, जहां पर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन को देखेंगे और साथ में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, देन इसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको बात क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, अ गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म्स ऑफ the elements on either side is same। ये क्या बोल रहा है कि मान लो आपको अगर कोई इक्वेशन दी है और इक्वेशन के दोनों साइड में एलएचएस में और आरएचएस में जो टर्म्स है उनके डायमेंशंस अगर इक्वल है तो ही हमारी इक्वेशन क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट। और जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी उसको हमको फर्दर चेक करना पड़ता है करेक्टनेस के लिए, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए इसने क्या बोला है कि अगर कोई इक्वेशन आपको दी है उसके एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन अगर इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या होगी, आपकी डायमेंशनली करेक्ट। और अगर इक्वल नहीं है तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। डायमेंशनली भी और एक्चुअल में भी इक्वेशन क्या होगी, आपकी इनकरेक्ट। तो एलएचएस ऑफ डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। अगर ये होता है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, आपकी होमोजीनियस। यहां पर एक और हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि आपको कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का ऐड करना है, तो दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के डायमेंशन क्या हो, सेम। अगर दोनों के डायमेंशन डिफरेंट है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। एग्जांपल बताओ, एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपको हमने दिया 1 kg का शुगर, ठीक है, और 1 मीटर का एक वायर। आपको बोला कि बताओ आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे क्या कि मेरे पास 2 kg मीटर का कोई आइटम है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास 1 kg का क्या है, वायर है, 1 kg का क्या है, शुगर है, एंड 1 मीटर का क्या है, यहाँ पर वायर है। मतलब कि मीटर यानी कि लेंथ और केजी मतलब कि मास, दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई दो क्वांटिटी को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, आपका लेंथ। दो लेंथ को ऐड करेंगे तो इक्वल टू में भी हमारा क्या आएगा, एक लेंथ वाली क्वांटिटी आएगा। देखो एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन क्या है, सेम है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर देखो एल प्लस एम, लेंथ को मास के साथ ऐड नहीं किया जा सकता, ये क्या आपका गलत तरीका। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है आपको, जब भी आप दो क्वांटिटी को ऐड या माइनस करें तो दोनों के डायमेंशन क्या होना चाहिए, आपके सेम होना चाहिए। क्या ये मल्टीप्लीकेशन के लिए भी लागू होगा, बिल्कुल नहीं। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ का लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन गया, आपका एरिया। लेंथ का लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एरिया। लेंथ और मास का इंटू कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। लेंथ और मास का इंटू भी क्या होता है, पॉसिबल। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। देखो मास के लिए m, वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब। तो यहां पर मास को हमने क्या डिवाइड किया है, दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड किया है, ठीक है। ऐसे अगर फोर्स देखो तो फोर्स क्या होता है, आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन अलग, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अलग। तो दो डायमेंशनली डिफरेंट अगर क्वांटिटीज है तो उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होता है, पॉसिबल। लेकिन उनका जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं। मतलब लेंथ को आप मास के साथ ऐड नहीं कर सकते, टाइम को आप मास के साथ ऐड नहीं कर सकते, टाइम को लेंथ के साथ ऐड नहीं कर सकते। टाइम के साथ ऐड होगा, लेंथ के साथ, और मास क्या होगा, मास के साथ ऐड होगा, ठीक है। अब इसी फंडे पे बेस्ड हम लोग यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। उसमें से सबसे पहली एप्लीकेशन आती है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। आपको मान लीजिए कोई एक इक्वेशन दे दी और आपको बोला है कि चेक करो कि इक्वेशन आपकी करेक्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो उसको हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपको कोई बड़ा सा फॉर्मूला है और आप उसको एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हो, एक दो टर्म इधर उधर लिख देते हो, ठीक है। अब यहाँ डायमेंशन की मदद से हम पता कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला हमने लिखा है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। चलिए यहाँ पर करेक्टनेस को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मुझे एक इक्वेशन दी है जो हमको पता है ऑलरेडी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको जितनी भी टर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही सबका डायमेंशन पता होना चाहिए। v के आपका वेलोसिटी, u के आपका वेलोसिटी, तो v और u दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम। कितना होगा, m0 at t-1। सिमिलरली a क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कितना होगा, m0 at t-2। t क्या आपका टाइम, तो टाइम का यहाँ पर डायमेंशन कितना हो गया, m0 l0 t। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कैसे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। सबसे पहले तो एलएचएस की बात करें तो देखो एलएचएस का डायमेंशन कितना हो गया, एलएचएस में क्या है आपका v, एलएचएस में क्या है v का डायमेंशन कितना हो गया आपका m0 l t-1, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, आरएचएस का डायमेंशन। तो देखिए आरएचएस का डायमेंशन निकाल देते हैं, आरएचएस का डायमेंशन निकालते हैं। u कितना है, u कितना होगा, देखो m0 l t-1 प्लस
एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन होता है आपका m0 l t माइनस 2, इंटू में क्या है टाइम, तो इंटू में हमने क्या लिख दिया इसके टाइम, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो ये टर्म क्या हो गई पहली l t माइनस 1, ठीक है। यहां पर देखिए m तो 0 है, l आपका एज इट इज t माइनस 2 इंटू t की पावर 1, ठीक है। तो माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 1, तो ये कितना हो गया देखो l t माइनस 1। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये जो दो टर्म का एडिशन है कभी पॉसिबल है जब दोनों के डायमेंशन क्या हो सेम, तो यहां पर देखिए दोनों का डायमेंशन क्या है सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा lt माइनस 1, ठीक है। m0 lt माइनस 1 होगा ना, l प्लस l करते हैं तो l होता है, मास प्लस मास करेंगे तो मास आएगा, सेम वे में lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका m0 lt माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए LHS और RHS का डायमेंशन सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा डायमेंशनली करेक्ट, हमने सिंपल ऐसा क्यों नहीं लिख दिया कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट, इसके पीछे एक कारण है। देखिए कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, तो वो इक्वेशन करेक्ट हो सकती है, गारंटी नहीं है कि करेक्ट होगी, बट हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि मैंने इक्वेशन को ऐसा लिखा होता v इज इक्वल टू 80, ये लिख ली, लेट्स से कि मैंने लिखा इसको v इज इक्वल टू 1/80, या एक काम करो वही इक्वेशन रहने दो u प्लस 1/2 80। अब आपको पता है ना कि इक्वेशन गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पर 1/2 नहीं आना चाहिए, लेकिन जब हम इसको डायमेंशनली सॉल्व करने जा रहे हैं, डायमेंशनली हम क्या करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, LHS का डायमेंशन कितना हो गया सेम, RHS में देखो u का डायमेंशन हमने पुट करा, 1/2 एक कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। a का डायमेंशन पुट करा, t का डायमेंशन पुट करा, सॉल्व करने पर सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग किसी इक्वेशन को देखते हैं तो ये इक्वेशन भी क्या है आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इक्वेशन 100% करेक्ट है, ठीक है। पॉसिबल है कि वो करेक्ट हो सकती है, ठीक है ना, जैसे यहां पर क्या आ गया आपका 1/2, बट नहीं आना चाहिए था, एक्चुअल फॉर्मूले में नहीं होता है। तो पहली चीज तो क्या कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है, तो वो करेक्ट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, पहली चीज है। दूसरा कि कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, तो ये किसकी लिमिटेशन है कि जब भी किसी इक्वेशन में कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा तो हम उस कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। मान लीजिए यहाँ पर 1/2 की जगह 1/3 होता, ठीक है, या 2/3 होता, तो भी आपका डायमेंशनली क्या बताता है, ये हमको करेक्ट बताता। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन का, ठीक है। हमको पता है कि v इज इक्वल टू कितना होता है आपका u प्लस 80। अब मान लीजिए किसी ने हमको बोल दिया कि यार मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो मैंने क्या बोला v इज इक्वल टू a प्लस u2, ठीक है। मुझे क्या रहा है एग्जाम में ध्यान रहा कि v इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस ut। अब इसको चेक कर लो जरा डायमेंशनली, LHS में क्या है v का डायमेंशन कितना था m0 l t माइनस 1। नाउ RHS का हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, देखो RHS का हम लोग फिर से डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो RHS का अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगा, a का डायमेंशन कितना बताओ फटाफट, m0 l t माइनस 2, फिर प्लस में कितना u, तो m0 l t माइनस 1, और इंटू में कितना आ गया आपका देखो t, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा देखो l t माइनस 2 प्लस l t की पावर माइनस 1 t की पावर प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा l। अब यहां से आपको दिख रहा है कि दो जो इक्वेशंस आ रही है, ये जो दो टर्म्स आ रही है, इन दोनों के डायमेंशंस अलग अलग है, और अगर इनके डायमेंशन अलग अलग है तो हम इनको ऐड कर ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये क्या होगी आपकी डायमेंशनली इनकरेक्ट, और जो भी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी वो इनकरेक्ट ही होगी, वो एक्चुअल में भी क्या होगी, इनकरेक्ट ही होगी, ठीक है। मतलब कि कोई इक्वेशन अगर गलत है तो वो डायमेंशनली 100% गलत आएगी, या ऐसा कह लीजिए कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो वो 100% गलत इक्वेशन है। लेकिन कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इक्वेशन आपकी करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हमने देखा पहला वाला जिसके अंदर क्या था आपका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कुछ और मैं यहां पर आपको क्वेश्चन देता हूं चेक करने के लिए, आप इसको ट्राई करके देखिए। चलिए यहां पर तीन क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। पहला है आपका 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, सेकंड है आपका t² इज इक्वल टू 4π² r³ अपॉन g/m। यहाँ पर t क्या आपका टाइम पीरियड है, r आपका रेडियस है, ठीक है, g क्या आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है यहाँ पर मास है। तो थर्ड इक्वेशन होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू √e/d। यहाँ पर e जो है आपका वो क्या है इलास्टिसिटी, और d क्या आपका डेंसिटी है। तो यहाँ पर आपको इनको प्रूव करने के लिए, इनको चेक करने के लिए कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, आपको हर एक टर्म का क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन। तो ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है ना, यहाँ पर आपको इलास्टिसिटी का डायमेंशन नहीं पता है अभी, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है इसका डायमेंशन आपको नहीं पता है।
ठीक है, डेंसिटी आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि इस इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होगा, और ये आपके लिए होमवर्क है जहां पर आपको बुक के अंदर से चेक करना है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसका डायमेंशन आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, बुक में आप जब खोलोगे तो आपको कुछ 50-100 क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले लिखे होंगे, उनके फॉर्मूले लिखे होंगे, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी यहाँ ऊपर वाली दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए मैं एक और यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन का आपको करके बता देता हूँ। एलएचएस देखो लिया, एलएचएस में 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास है, मास का डायमेंशन क्या होगा m, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो lt - 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू lt - 1, तो देखिए कितना हो गया m l की पावर 2 t की पावर -1 इंटू 2, कितना हो गया आपका -2। ये आपका क्या आ गया यहाँ का डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद देखो आरएचएस का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। आरएचएस इज इक्वल टू क्या है m, ये लिखा है m का। ठीक है, g क्या होता है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का कितना होता है lt - 2 इंटू में क्या है h कितना होता है आपका n, सिंपल, h मतलब क्या हाइट। तो यहाँ पर देखिए डायमेंशन क्या आ रहा है m l2 t - 2। तो अगर हम बात करें तो देखो इसका आरएचएस और एलएचएस दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या आपका फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है यहाँ पर डायमेंशनली करेक्ट है। हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि क्या डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अगला इसका एप्लीकेशन देखते हैं। बाकी दो क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। चलिए, इसका जो सेकंड इक्वेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, उसमें हमको क्या करना है, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमको क्या निकालना है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। मतलब आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला का हमको डेरिवेशन करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक अरेंजमेंट बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम के अंदर एक वायर से, एक थ्रेड से हमने क्या कर रखा है, एक बॉल को कनेक्ट कर रखा है, हैवी बॉल को। ठीक है, और उसको जब हम इधर पीछे लाके छोड़ते हैं तो ये क्या करती है, यूं यूं ऑसिलेट करती है। आपने घड़ी में देखा होगा ना, इस तरह से क्या करता है आपका पेंडुलम ऑसिलेट करता है। ठीक है, अब इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसको, तो यहां से यहां गया, इधर आया और वापस यहां गया। इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, वर्क पीरियड। तो हमको क्या करना है कि इसका जो टाइम पीरियड है उसके लिए आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो हमारा जो टाइम पीरियड है ना, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, देखो टाइम पीरियड जो है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। सबसे पहले तो इस लेंथ ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l⁸ क्योंकि हमको डायमेंशन नहीं पता, l के स्क्वायर पे करेगा, क्यूब पे करेगा या सिंपल l पे करेगा, वो हमको नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिख दिया l⁸ नाउ सेकंड क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज, बॉब का मास। तो इस बॉब के मास के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है बिल्कुल। तो हमने क्या लिख दिया, हमको लग रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, m⁻b के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, तो जी के ऊपर भी क्या कर सकता है, डिपेंड कर सकता है। तो हमने इसको भी लिख दिया कि चलो जी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। फिर हमको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ तो एंगल भी बन रहा है, तो क्या ये एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्या, तो ठीक है, हमने मान लिया कि एंगल के ऊपर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर दिख रही है कि आपको, कुछ भी नहीं। देखो एक वायर है, एक बॉब लगी हुई है और ग्रेविटी लग रही है, उसके अलावा और कोई फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया कि टाइम पीरियड इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यह हमको क्वेश्चन में दे दिया कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ, मास, ग्रेविटी और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो फॉर्मूला निकालो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। चलिए हम करते हैं, इन चारों को हमने क्या करा, कंबाइन। देखिए कंबाइन करने पे क्या होगा, l⁸ है, m⁻b, g⁻c एंड θ⁻d। ठीक है, हमको ये ABCD की वैल्यू निकालना है। ABCD क्या है, यहाँ पर इनके डायमेंशन। ठीक है ना, जो अपन m की पावर में 0, 1 ये देखते थे ना, वो डायमेंशन है। अब देखो, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, एक कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है, जनरली डायमेंशनल लेस कांस्टेंट हमने माना कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है क्या है, डायमेंशन लेस। अब अगर ये इक्वेशन को करेक्ट होना है तो इसके LHS और RHS दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो LHS का डायमेंशन देखो कितना, LHS में क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, सिंपल t। RHS में क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं ले रहे हम लोग यहाँ पर। L बताओ, L क्या होगा आपका, ये l⁸a। ठीक है, मास है तो मास की पावर यहाँ पर b। g क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा, lt-c। ठीक है, और थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है आपका, एंगल, एंगल का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है आपका, रेडियन। ठीक है, तो आप चलो ठीक है लिख दो इसको अभी के लिए, रेडियन, मैंने इसको क्या लिख दिया, rad⁻d। ठीक है, अब अगर हम इसको कंबाइन करते हैं, देखो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं, m की पावर कितनी है, 0, l की पावर कितनी है, 0, t की पावर कितनी है, 0। यहां पर इसको कंबाइन करके लिखते हैं,
m की पावर बताओ कितनी मिल रही है आपको, b, m a की जगह है, m की पावर b। अब l की पावर देखो, l की पावर कितनी है a, और l की पावर कितनी हो गई c, तो यहां पर कितना आ गया l की पावर a प्लस c, ठीक है। फिर देखो t की पावर कितना हो गया -2c, ठीक है। और ये जो रेडियन है इसकी पावर कितनी है d, लेट्स से इसकी पावर कितनी है d। तो अब आप इसको कंपेयर करो, m की पावर यहां पर कितनी है b, यहां पर कितनी है 0। तो अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो m की पावर दोनों साइड में क्या होनी चाहिए सेम, मतलब कि कंपेयर करने पर b बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। l का कंपैरिजन करो तो a प्लस c बराबर कितना आ गया 0, ठीक है, दिख रहा है। और सॉरी t की पावर यहाँ 1 है, ये लिखा। फिर t की पावर यहाँ पर देखो कितनी है -2c इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। और d की पावर कितनी है यहाँ पर 0, तो d को हमने कितना पुट करते हैं 0, सिंपल। इक्वल टू में है नहीं ऐसी कोई टर्म थीटा वाली। अब देखो इसको वैल्यू निकालना a b c d की, तो b और d दोनों की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, b और d दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, निकल चुकी है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है a और c की वैल्यू। ये -2 को अपॉन में ले लो तो c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो माइनस का 1/2। c की वैल्यू को यहां पुट करो, ये पुट करा माइनस का 1/2 इक्वल टू 0, 1/2 को उधर लेगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। हमको क्या निकालना था, a b c d की वैल्यू निकालनी थी, जो हमारी क्या हो गई निकल गई। अब इस a b c d की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। यही तो हमारा फॉर्मूला था ना, यही हमारा क्या था, फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहां पर देखो हम जब इसको पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू कितना आ गया k l टू द पावर a, a कितना है भाई 1/2 पुट करा, चलो। फिर m टू द पावर b, m की पावर b, b कितना आया था 0 पुट करा, ठीक है। g की पावर कितनी थी c, c की वैल्यू कितनी थी -1/2 एंड थीटा टू द पावर d, d कितना था 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो ये दो टर्म्स तो आपकी क्या हो गई, हट गई, 1 आ गया इनटू में, तो ये दो टर्म्स तो आपकी हट गई। तो टाइम पीरियड आपका यहाँ पर कितना बचा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू k l टू द पावर 1/2 g टू द पावर -1/2, ठीक है। और अगर आप इस पावर को इस तरह से लिखो k इज इक्वल टू l टू द पावर 1/2 -1/2, इसको अपन क्या लेना अपॉन में लेना, तो ये कितना हो गया आपका 1/2। इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो ये क्या आ गया आपका रूट l/g, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ गया k अंडर रूट l/g। और अगर आपको एक्चुअल टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, डिराइव कर रहे थे, तो डेरिवेशन से हमारा कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड के ऊपर। अगर आपको एक्चुअल टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है तो एक्चुअल टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपका t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। अब जरा इसको कंपेयर करो, जो एक्चुअल फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया उसको कंपेयर करो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। तो देखो यहाँ पे अंडर रूट l/g है, यहाँ पर भी अंडर रूट l/g है, और ये जो k है ना, इस k की वैल्यू कितनी है 2 पाई, k की वैल्यू कितनी है 2 पाई। तो अब एक लिमिटेशन और यहां से निकल कर आई आपकी डायमेंशनल एनालिसिस की, कि डायमेंशनल एनालिसिस में जब भी हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे तो जो k है ना, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, k जो है जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, ठीक है, हमको नहीं मिल पाएगी। डायमेंशनल एनालिसिस हमको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता है। तो यहां पर हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, k अंडर रूट l/g। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको किसी अदर तरीके से यहां पर निकालना पड़ेगी, ठीक है। बट फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला बिल्कुल वैसा का वैसे ही आपका निकल कर आ गया, कांस्टेंट की जगह क्या है यहाँ पर सिर्फ 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाइए जिसके अंदर आपका जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप है वो वाला चीज आपको वहां पर देखने को मिले, तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, थर्ड वाली एप्लीकेशन इसकी। चलिए थर्ड वाला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेट्स से कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। इसको हमको किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स से कि जिस यूनिट को कन्वर्ट करना है, मतलब जो हमको गिवन है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया m1 l1 t1। m1 यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका मास, ठीक है, ऑफ द गिवन क्वांटिटी। L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ। T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, ठीक है। और N क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर 3 क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मास जो होगा वो किसके अंदर होगा, आपका किलोमीटर के अंदर, ठीक है। लेंथ किसके अंदर होगी, सॉरी मास तो वहां पर है नहीं, लेंथ किसमें आपकी किलोमीटर में, टाइम किसमें आर में। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लेट्स से मीटर पर सेकंड में। इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हमने इधर लिखा, ठीक है। यहां पर मास कितना होगा, है ही नहीं, तो 0 हो जाएगी पावर।
एल जो होगा लेंथ किस में आ गई, मीटर में, टाइम किसके अंदर आ गया आपका, सेकंड के अंदर, ठीक है। और n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो यहां पर आने वाली है। मतलब कि आपको क्या बोला है कि 3 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कोई भी दो क्वांटिटी को जब हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना वो उतना ही रहता है। मतलब क्या, 1 किलो को चाहे मैं 1000 ग्राम बोलूं, ठीक है, क्वांटिटी क्या है दोनों केस में से, तो इसलिए हमने यहां पर देखो क्या लिखा है, n2 into one system is equal to n1 into another system, ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपकी सेम है, चाहे आप यूनिट का कन्वर्जन कीजिए। हमको क्या निकालना है, n2, n2 का मतलब क्या होता है, ये अननोन वैल्यू, ठीक है। n1 क्या है, ये गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू, और mlt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा प्रॉपर्ली। हमको n2 निकालना है, इसको अपन ने अपॉन में ले लिया, तो देखो कितना हो गया, m1 by m2 टू द पावर 8, ठीक है। पावर दोनों में क्या होगी, सेम, तभी तो ये इक्वल है, ठीक है। डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता है यूनिट कन्वर्ट करने पे। L1 by L2 टू द पावर b, T1 by T2 द पावर c। अब इसको वहां पे समझते, देखो हमारे केस में ये जो है हमारा, इसको हमको कन्वर्ट करना है, मतलब कि हमारा फर्स्ट वाला है M1 L1 T1 वाला। यहां से अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करो तो N1 कितना है आपका 3, M1 कितना है 1 kg, M1 की वैल्यू क्या है आपकी केजी में है, ठीक है। और T जो है आपका T1 वो किसके अंदर है आपका R के अंदर है, सॉरी M नहीं L है ये लेंथ, ठीक है, ये हुआ, तो इसको हमने क्या लिख दिया 1R, ठीक है। फिर देखो जरा ध्यान से कि M की जो पावर है वो कितनी है आपकी 0, मतलब A बराबर कितना है आपका 0, M की पावर कितनी है 0, मास आ ही नहीं रहा है, लेंथ आ रही है, लेंथ की पावर कितनी, किलोमीटर ऊपर है तो यहाँ कितना आ गया 1, और टाइम की पावर कितनी होगी देखो -1, R जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। तो ये जो डायमेंशन है ABC, ठीक है, क्या है आपका एक वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है 0 1 -1, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ अगर मैं इसके उसकी बात करूं M2 L2 और T2 की, L2 मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, T2 किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। M1 भी 0 है और M2 भी यहां पर क्या है आपका 0। अब मुझे क्या निकालना है N2, मुझे क्या निकालना है यहां पर N2, लगा देते हैं फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू क्या, देखो N1 कितना दे रखा है भाई 3, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 लिखा। फिर देखो M1 by M2 मतलब क्या, M1 यहां तो 0 है दोनों केसेस में, ठीक है, कुछ है ही नहीं, मतलब ये आएगी नहीं टर्म, यहां पर A जो है वो कितना है 0, तो M1 by M2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, लिख दिया, चलो 1 लिख देते हैं यहाँ पे। फिर L1 by L2, L1 देखो कितना है 1 kg, ये लिखा 1 kg, अपॉन में L2 कितना है देखो 1, L1 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, पता नहीं क्या हो रहा है आज, लेंथ को मैं मास लिखे जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या था किलोमीटर, तो ये लिखा अपन ने 1 किलोमीटर, तो ये लिखा अपन ने यहाँ पर क्या किलोमीटर, पावर कितनी 1। फिर देखो T1 by T2, तो T1 कितना है देखो यहाँ पर, T1 इज इक्वल टू कितना है 1 R, और T2 कितना है आपका 1 सेकेंड, पावर कितनी है -1। नाउ इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं हम, 3 into 1 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ क्या 1000 मीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। पावर कितनी होगी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 आर को सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट, और हर मिनट में कितने 60 सेकंड, तो ये कन्वर्ट हो गया ना आपका सेकंड के अंदर, तो पावर कितनी है यहाँ पर -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया 3 इंटू मीटर से मीटर कटा, कितना बचा 1000, ये लिखा। फिर देखिए सेकंड से सेकंड कटा, कितना बचा 3600, लेकिन पावर क्या है -1, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन में 3600, 1 2 1 2 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया देखो 30 अपॉन में 36, 30 अपॉन में 36 क्या हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि 3 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 30 अपॉन में 36 मीटर पर सेकेंड। आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अब अगर आपको पता है छोटी क्लासेस में तो किलोमीटर हम देखो यूनिट की मदद से भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते थे, यूनिट में अगर हमको रिलेशन पता है तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किलोमीटर मतलब क्या होता है आपका 1000 मीटर, और अपॉन में आर है ना 1 R इज इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकेंड, ठीक है। 1 2 ये 1 2 कैंसिल करा, फिर देखो 3 से इसको कैंसिल करा तो कितना आ गया 12, फिर 10 और 12 तो 5/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर आपको यूनिट्स पता है तो आप यूनिट्स की मदद से भी क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, जूल को कन्वर्ट करते हैं अर्ग के अंदर, ठीक है, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करते हैं।
चलिए यहाँ पर 1 जूल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अर्ग में। हमको पता है सबसे पहली चीज तो हमको ये पता होना चाहिए कि जूल और अर्ग किसकी यूनिट है। जूल और अर्ग दोनों की किसकी यूनिट है, आपकी एनर्जी की। ठीक है, जूल आपकी क्या होती है, एमकेएस यूनिट होती है, अर्ग क्या होती है, आपकी सीजीएस यूनिट होती है। नाउ जूल किसकी यूनिट है, आपकी एनर्जी की। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, m/t-2 हमने लिख दिया। यहां से आप इसकी डायमेंशंस देखो, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2। उसके बाद जूल क्या आपकी एमकेएस यूनिट है, तो एमकेएस यूनिट को सीजीएस में हमको कन्वर्ट करना है। तो जिसको कन्वर्ट करना है उसके डायमेंशंस को हम क्या लिखते हैं, m1 l1 t1। तो देखो m1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 kg, एमकेएस में क्या होता है kg। फिर देखो l1 कितना हो गया आपका मीटर, ठीक है, t1 कितना हो गया आपका सेकंड। नाउ अर्ग क्या है आपका सीजीएस यूनिट, तो अर्ग में देखो मास कितना हो गया आपका ग्राम, लेंथ कितना हो गया आपका 1 सेंटीमीटर और टाइम कितना हो गया आपका सेकंड। नाउ इसको फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला क्या बोलता है, n2 इज इक्वल टू n1 m1 by m2 की पावर a, l1 by l2 की पावर b, t1 by t2 की पावर c। नाउ पुट करो, देखो n1 मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है तो कितना पुट करा 1। m1 कितना देखो 1 kg अपॉन m2 1 ग्राम, ठीक है, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड कितना हुआ 1 और 1 की पावर एनीथिंग इज इक्वल टू कितना 1। नाउ 1 kg को हमने क्या लिखा 1000 ग्राम अपॉन में कितना 1 ग्राम की पावर 1, 1 मीटर को हमने लिखा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2। ग्राम से देखो ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, बचा कितना 1000, यहाँ पर कितना बचा 100 की पावर 2। तो 100 की पावर 2 है, इसका मतलब 100 को हमने क्या लिखा यहाँ पर 2 बार, 100 इंटू 100। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितना है 7 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7। इसका मतलब क्या है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। इस तरह से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर यूनिट्स का क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। और बल्कि आप बिना डायमेंशन की मदद से भी कर सकते हो। बट अगर एग्जाम में आपको पूछा है कि डायमेंशनल एनालिसिस से करना है तो ऐसे ही करना है। बिना डायमेंशन की मदद से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। आप इसको 1 जूल को अर्ग में करना है तो 1 जूल, तो सबसे पहले तो आपको जूल का कन्वर्जन पता होना चाहिए। किसके अंदर पता होना चाहिए, एमके सिस्टम में। फॉर एग्जांपल जूल क्या है, इसकी यूनिट है। अब जूल की वैल्यू को अगर हम, जूल क्या है इसकी एसआई यूनिट है, अगर हम इसको एमके सिस्टम में लिखना चाहे तो क्या होगा, देखो इसका डायमेंशन कितना है m/t-2, ठीक है। यहां पर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन क्या होगा, डायमेंशनल की मदद से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। मास है, मास की पावर कितनी 1, तो ये कितना होगा देखो केजी, ठीक है। एल है, लेंथ मतलब क्या, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर पावर 2 अपॉन में क्या है टाइम, टाइम की पावर कितनी है देखो -2, टाइम मतलब क्या सेकंड, तो सेकंड की पावर कितनी होगी -2। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम में, मीटर को करना है सेंटीमीटर में और टाइम को किस में लेना देना है सेकंड में। तो टाइम को एज इट इज रखा, इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए 1 केजी को हम क्या लिखते हैं 1000 ग्राम, तो हमने जब ग्राम लिखा तो हमने क्या लिखते हैं 1000। मीटर है, 1 मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हमने इसको क्या लिख दिया 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज मीटर का क्या था स्क्वायर था। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया 1000 इंटू 10 टू द पावर 4, तो टोटल कितना आ रहा है आपका 10 टू द पावर 7। तो सिंपल है, यूनिट की मदद से भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं, डायमेंशन की मदद से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला, ठीक है। इसके हमने यूनिट को यहाँ पर क्या करते हैं निकाल दिया, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस होती है डायमेंशनल एनालिसिस की, कुछ लिमिटेशंस भी होती है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वैसे कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बीच बीच में बताई है, बट एक पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।